नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी ओवर हो गई थी। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे और उसमें बात करेंगे हम रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होगा, जैसे ये कोई मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन H2 और फिर कैटलिस्ट लेता हूँ। कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट NiPT PD LiAlH4 NaBH4, ये सब कैटलिस्ट अगर मैं लेता हूँ Na+C2H5OH, ये सब कैटलिस्ट अगर मैं लेता हूँ और इनकी रिएक्शन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाता हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड है ये कोई, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C और ये OH और ये H, तो ये क्या हो गया हमारा, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब हमारे कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल। अब चलिए इसके और एग्जांपल्स लेते हैं हम कैटालिटिक रिडक्शन के। अगर यहां मैं लेता हूं 4-मेथिलाइड और इसकी रिएक्शन H2 और इनमें से कोई भी मैं रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेता हूं, NiPT PD या जो भी, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा, एल्कोहल CH2OH। इसको क्या कहेंगे, मीथेन। अब यहां में कोई अगर दूसरा कंपाउंड लेता हूं, इसकी जगह पर कैटालिटिक रिएक्शन देख रहे हैं, तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, तो यहां अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन लेता हूं प्लस H2 NiPT PD में से किसी को साथ करवाता हूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C H, ये H और ये OH, CH3 CH2 OH। ये भी क्या है मेरा, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या है, इथेनॉल। अगर मैं यहाँ कोई एल्किल ग्रुप लेता हूँ, C डबल बॉन्ड, यहाँ भी कोई एल्किल ग्रुप ले लेता हूँ प्लस H2, इसकी NiPT PDF इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, कोई भी ले सकता हूँ, सभी के केस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सारे केस क्या करवाएंगे मेरे, रिडक्शन करवाएंगे। तो इस केस में ये क्या हो गया, R सिंगल बॉन्ड C R H एंड OH, ये भी मेरा क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करके कैटालिटिक एजेंट, कैटालिटिक रिडक्शन, NiPT PD, इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पार्ट रिडक्शन में सबसे पहले हमने देखा कैटालिटिक रिडक्शन। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा रिडक्शन टू एल्केन्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट में चलते हैं। First was catalytic reaction and second is reduction to alkanes reduction। alkanes में रिडक्शन की बात करूं तो क्या करना है, मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड लूंगा और इस कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करवा रहा हूं, रिडक्शन करवा रहा हूं। तो इसका रिडक्शन जब मैं HI की प्रेजेंस में करवाऊंगा तो ये मेरा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या है मेरा, कार्बोनिल
कंपाउंड। और यहाँ पर रेड फास्फोरस दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ऐसे क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, ये रिड्यूस करेगा इसको रिड्यूस करके ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये मेरा कोरस्पोंडिंग एल्केन हो गया। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ दोनों हाइड्रोजन होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल HC+OH, अगर मेरा फॉर्मल्डिहाइड होता, फॉर्मल्डिहाइड की HI के साथ रिएक्ट करवाऊंगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा मेरा, HCH H2 और CH4 मतलब मिथेन, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, मीथेन में कर दिया। कहने का मतलब ये मीथेन में कन्वर्ट करना मतलब कोरस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर हम HI के साथ रेड फास्फोरस की रिएक्शन करवाएंगे, इसका मतलब है कि HCH2 CH4 हो गया, ऐसे लिख सकते हो उसको CH4, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीथेन में कन्वर्ट हो गया। और इसके साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, H2 और I2, H2 प्लस I2, ये HI किया था ना हमने, इसमें I2 और निकल जाएगा, यहाँ पर भी H2 एंड I2। इस तरीके से हम एल्केन में भी रिडक्शन कर सकते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड का। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर यहाँ पे CH3 C+O और ये H, यानी CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, इसकी भी आप HI के साथ रेड फास्फोरस रिएक्शन कराएंगे तो ये भी इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, और प्लस H2O प्लस I2। इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। ये तो था हमारा रिडक्शन टू एल्केन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने रेड फास्फोरस का यूज किया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, कि हम किस तरीके से रिडक्शन टू एल्केन और भी किन चीजों का यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने भाई रेड फास्फोरस के थ्रू रिडक्शन टू एल्केन देखी। अब सेकंड पार्ट हम एल्केन का रिडक्शन देखेंगे बाय क्लीवेंशन रिडक्शन। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, रिडक्शन टू एल्केन का सेकंड पार्ट देखते हैं बाय क्लीवेंशन रिडक्शन। तो सेकंड पार्ट क्लीवेंशन रिडक्शन। उसमें हमने रेड फास्फोरस का यूज किया था। इसमें हम क्या करेंगे भाई, जिंक अमलगम एंड कॉन्संट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम है कॉन्संट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम क्या होता है, ZnHg। ZnHg को हम क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। तो चलिए हम देखते हैं इस रिएक्शन को। यही मेरे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवाता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट। ये मेरा क्या बन गया यहाँ पर, एल्केन। उसमें फर्स्ट वाले में हमने क्या लिया था भाई, रेड फास्फोरस एंड HI। तो इसके अंदर हमने क्या लिया भाई, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो ये हमारा CH2 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H2। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं लेता हूं HC+OH, ये भी मेरा कोई कार्बोनिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवाता हूं
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन CH2H, ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये CO ऑक्सीजन ग्रुप है, इसको हटाना और यहाँ क्या जोड़ देना है, H2 जोड़ देना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस H2, ये CH4 H2 and 4 CH4 मतलब मीथेन में कन्वर्ट हो गया, और मीथेन क्या है, एक एल्केन है, एल्केन के अंदर हमारा रिडक्शन हो गया। अब इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब सेकंड एग्जांपल, अगर मैं लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं ZnHG कॉन्संट्रेटेड HCl साथ करवाता हूँ तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन होने पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH3 प्लस H2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, और इथेन भी क्या है, एक एल्केन है। ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। और थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं तीसरा एक एग्जांपल और ले अगर हम, तो इस बार मैंने क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन लिया, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये कीटोन, पर कीटोन एंड एल्डिहाइड बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो दोनों का ही रिडक्शन हो सकता है। तो इसमें अगर ZnHG और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन प्लस H2, तो ये भी क्या है, एक एल्केन है। इस तरीके से हम रिडक्शन टू एल्केन में सबसे पहले हमने देखा रेड फास्फोरस एंड HI के द्वारा, सेकंड हमने देखा बाय जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन का, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड को हम कहेंगे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इससे पहले हमने कौन सा देखा था, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या लिंक था, ZnHG एंड कॉन्संट्रेटेड HCl। इससे पहले हमने क्या देखा था भाई, रेड फास्फोरस एंड HI। अब बात कर रहे हैं हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो अब देखते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होगा, ये मेरा कोई क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका अगर मैं क्या करवा रहा हूं, रिडक्शन करवा रहा हूं, तो इसके अंदर क्या रीजन होगा, NH2 NH2, NH2 NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो NH2 NH2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हमने कल देखा था ना, अमोनिया डेरिवेटिव, तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो इसका अमोनिया कोरस्पोंडिंग अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा, ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये क्या मेरा हाइड्रोजन था, तो ये क्या बन जाता कोरस्पोंडिंग हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट के साथ कराता हूं, KOH ले सकता हूं मैं, NaOH ले सकता हूं, KOH और जो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट हो, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में इथाइलिन ग्लाइकोल को लेता हूं, KOH हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लेता हूं और उसको मैं हीट कर देता हूं, इसको अगर मैं हीट कर देता हूं, KOH या NaOH कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा कोरस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा कोरस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कोरस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट होगा तो उसमें कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 डाइनाइट्रोजन, N2, तो ये क्या है मेरा एल्केन। इस तरीके से हमने तीन मेथड बात करे रिडक्शन टू एल्केन के अंदर। सबसे पहला रेड फास्फोरस प्लस HI, सेकंड क्लीमेंशन रिडक्शन विद
by ZnHCl concentrate HCl, और third one is Wolff-Kishner reduction where we use hydrogen, and then after that KOH and ethylene glycol as a solvent, then we get the corresponding alkane. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लेता हूं CH3 डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन में लगाता हूं NH2 के साथ, तो H2O यहां से मिल जाएगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग मेरा जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ये CH3 और ये H एंड सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसकी रिएक्शन में फर्दर करवाता हूं KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और इसको हीट कर देता हूं मैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन में। एल्कीन क्या बनेगा इससे, CH3CH3, ये क्या बन गया मेरा, इथेन बन गया, प्लस N2 रिलीज हो गई। इस तरीके से मैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता हूं। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसका। अब एक एग्जांपल अगर और देखो आपको बताओ, अगर मैंने लिया कीटोन, ये मेरा कोई कीटोन है, ये भी कार्बोनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर मैं NH2 के साथ करवाता हूं तो H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जो बनेगा ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। अगर इसकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल और उसको मैं हीट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। कोरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो गया, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, प्रोपेन प्लस N। इस तरीके से हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के थ्रू NH2 हाइड्रोजन एंड KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, and after heating we get the corresponding alkane। तो ये था हमारा रिडक्शन का पार्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने रिडक्शन किया, इस रिडक्शन की क्या मैकेनिज्म है। जो अभी हमने ये किया इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, किस कैसे ये हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। वैसे आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अगर देखना है तो क्या करना, आपको जो भी कोरस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे क्या था, मेरा कीटोन था, आपको अगर सीधा शॉर्ट ट्रिक अगर आपको NH2 और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल अगर आपको नजर आ जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या है, ये मेरा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये CO ऑक्सीजन को हटाना है और यहाँ क्या लगा देना है, H2 लगा देना है, यही आपका प्रोडक्ट है, CH3CH2CH3 प्रोपेन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट बना है कैसे बना, इसकी बात करते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुई उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इसमें हुआ क्या था, ये था प्लस क्या था, Z C डबल बॉन्ड और कार्बन कौन है, NH2Z से H2 निकला था और क्या बना था, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z।
यही तो बना ना। अब ये कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप 1 क्या हुआ, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल क्या है इसके अंदर हमारा, तो ये मेरा C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 और Z, इसमें ये हमारा ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल ये अगर एक्ट करेगा तो ये कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अगर ये अटैक करेगा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये मेरा इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ। तो क्या बनेगा इसमें, C सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसके साथ ध्यान NH2Z, और आपको पता है NH3 और ये इसमें वैलेंसी 4 होता है, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा ये बनेगा। अब सेकंड थिंग क्या होगी इसमें, स्टेप 2 क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ, स्टेप 2 क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर कहां से होगा, जो हमारा ये फाइनल क्या बना था, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड H एंड Z, ये पॉजिटिव चार्ज था। जब ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, जब ट्रांसफर होगा प्रोटॉन यहां आ जाएगा, जब ये प्रोटॉन यहां आ जाएगा तो इस पे क्या बनेगा, तो H प्लस की फॉर्म में जब ये प्रोटॉन निकलेगा यहां से तो ये क्या आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड ये OH और ये यहां पर आ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा N, और उसके बाद में क्या हो जाएगा NH एंड Z, NH एंड Z। अब इसके बाद में आगे क्या होगा, अब इसमें स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड लिखता हूं ऊपर, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड स्टेप लिखता हूं इस मैकेनिज्म की, थर्ड स्टेप लिखता हूं। चलिए थर्ड स्टेप, तो स्टेप 3 क्या होगी हमारी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हमारे थर्ड स्टेप क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इसमें से वाटर का अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो क्या था, C डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड NH एंड Z। जब ये वाटर का यहाँ से एलिमिनेशन होगा, जब वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, C, और ये जब OH निकल गया तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड और N और Z। ये हमारा 3 स्टेप मैकेनिज्म है, किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। अब मैंने देखो इसमें एडिशन एलिमिनेशन, देखो यहां सबसे पहले क्या हुआ, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन का, और बाद में क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये था हमारा मैकेनिज्म। जिसको ये मैकेनिज्म लिखनी हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इस सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा, और रिडक्शन के अंदर सबसे पहले हमने जो रिडक्शन देखा वो किसके केस में देखा, कैटालिटिक रिडक्शन देखा। कैटालिटिक निकल पीडी उसके थ्रू कैसे कार्बोनिल कंपाउंड कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में कैटालिटिक रिडक्शन के बाद में हमने देखा रिडक्शन टू एल्केन्स, और रिडक्शन टू एल्केन्स के अंदर हमने फर्स्ट रिडक्शन देखा, रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड एच। उसमें किसमें कन्वर्ट हुआ कार्बन कंपाउंड, एल्कोहल में, रिडक्शन टू एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट इसमें रिडक्शन टू एल्कोहल में हमने देखा क्लीमेंशन रिडक्शन, और क्लीमेंशन रिडक्शन में हमने किसका यूज किया, ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसके साथ हमारे कार्बन कंपाउंड रिएक्शन कहीं तो रिड्यूस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कोरोस्पोंडिंग एल्केन में। और रिडक्शन टू एल्केन का थर्ड पार्ट हमने देखा वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में हमने किसका यूज किया, हाइड्रोजन का NH2 और देन फर्दर रिएक्शन विद
KOH एंड हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट क्या था हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और उसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने रिडक्शन के अंदर पढ़ा। तो रिडक्शन में हमने कार्बोनिक कंपाउंड को अल्कोहल में रिड्यूस किया और सेकंड हमने कार्बोनिक कंपाउंड को एल्केन के अंदर रिड्यूस किया। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन। चलिए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन को शुरू करते हैं। तो अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब देखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं, ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में। ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मुझे जो रिएजेंट्स चाहिए तो वो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे जिनसे मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा सकता हूं। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम ले सकते हैं K1O4, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ले सकते हैं CrO3+H2SO4, क्रोमिक एसिड। ये सब में हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, इसका एल्डिहाइड का। तो मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने रिएक्शन की हेल्प से करता हूं। अगर मैं यहां पर, ये मेरा कोई एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं, KMnO4 प्लस H2SO4 या फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसमें से किसी के साथ भी अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गया, मेरा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और सबसे बड़ा जिसमें कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो जो प्रीवियसली जब ये कार्बोनिक कंपाउंड था तो इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एसिड में होंगे। इसमें लिख सकता हूं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। इसको मैंने यहां लिखा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन केस ऑफ दिस एल्डिहाइड। इसको मैंने विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्यों लिखा, इसको हम इसके जस्ट अगले एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई आई रोट विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसका मतलब तो आप समझिए कि हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड है उसके ऑक्सीडेशन के बाद जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हमारे एल्डिहाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो इससे पहले मैंने आपको बोला था कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को भी यूज करके हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो किसमें होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं होगा। उसके लिए हमें
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा एंड अंडर विगरस कंडीशंस व्हिच मींस we will have to undergo oxidation for a long time and a very high temperature. Why? The reason for this is, इसका क्या रीजन है? कीटोन्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज में कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्डिहाइड्स। तो चलिए अब कीटोन्स का ऑक्सीडेशन देखते हैं। अगर मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाता हूं, ये क्या है मेरा एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? कीटोन होता है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं, इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं करवाऊंगा, इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से कराना पड़ेगा? मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मैं यूज कर रहा हूं फॉर लॉन्ग टाइम टेम्परेचर। तो इसका अगर मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक तो ये CH3COOH और एक इसके से मिलेगा हमें HC डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या मिल गया? एक तो हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड, और ये क्या है? मीथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी एक एसिड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो इस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से हम क्या कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पाए? इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है। फर्स्ट कंक्लूजन जो हमें ड्रॉ हुआ। और सेकंड कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने इससे? सेकंड कंक्लूजन जो इससे हमने ड्रॉ किया वो ये था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है उसके अंदर क्या होते हैं? लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेरेंट। यहां कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। और यहां फर्स्ट वाले में कितने हैं? 2 कार्बन। और इसमें कितने हैं? 1 कार्बन। कि हमारे जो पेरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे उसके मुकाबले क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एसिड हमें मिलेगा। इसलिए मैंने प्रीवियस एग्जांपल में यहां लिखा था सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन केस ऑफ एल्डिहाइड। और तीसरा कंक्लूजन क्या हो गया? इससे हमें एसीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें जो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इथेनोइक एसिड भी मिल रहा है और मिथेनोइक एसिड भी मिल रहा है। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ये मेरा हमारा क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। ये कैसा है? सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है? ये मैंने बताया है शुरू के लेक्चर्स में। तो बोथ ग्रुप्स अटैच्ड आर सेम फॉर दिस कार्बन 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 से अटैच्ड दोनों साइड जो ग्रुप है वो सेम होते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन। तो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो भी इसी तरीके से हमारा बॉन्ड क्लीवेज होगा। चलिए उसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में ऑक्सीडेशन से हमें जो एसिड्स मिलेंगे वो किस तरीके के मिलेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब चलिए देखते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन। फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स मुझे अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन लूंगा तो देखिए किस तरीके से मुझे एसिड
कोई कीटोन लेता हूं, इसको यहां कर लेते हैं RCH2 C डबल बॉन्ड को CH2 और ये R इसको R डैश कर लेते हैं। ये मेरा कोई कीटोन है, ये अब क्या होगा अनसिमेट्रिकल हो गया। CH2 R डैश कुछ और एक्टिव ग्रुप है CH2 R, तो ये क्या है अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो क्या है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन का हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन अनसिमेट्रिकल कीटोन का अगर मैं करूंगा तो चलिए इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। अगर मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करूं तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो इसमें ये क्या है, ये कार्बन, इसको मैं नंबर देता हूं 1 2 एंड 3। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, हम KMnO4 का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, अब इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं कर रहा हूं इसको मैं नंबरिंग दे दिया 1 2 एंड 3। तो अब अगर मैं क्लीवेज करता हूं इस वाले का और इस वाले का मींस C1 C2 अगर बॉन्ड क्लीवेज होता है तो मुझे जो एसिड मिलेगा वो क्या मिलेगा देखना। अगर ये वाला मेरा बॉन्ड क्लीवेज होगा तो कौन सा फर्स्ट और 2 का बॉन्ड क्लीवेज C1 और C2 कार्बन का क्लीवेज होगा तो मुझे क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये किससे मिला बॉन्ड क्लीवेज ऑफ C1 C2 के बॉन्ड क्लीवेज से ये कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिले। लेकिन अगर ये वाला C2 और C3 का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो मुझे कौन से एसिड्स मिलेंगे, ये चलिए ये देखते हैं 2 और 3 के। तो 2 और 3 का जब क्लीवेज होगा तो क्या मिलेगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2 और 3 बॉन्ड और ये मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक R डैश COOH, R डैश C डबल बॉन्ड OH। तो ये चारों एसिड्स क्या हैं अलग अलग है, ये RCOOH है, ये RCH2COH है, ये R डैश CH2COOH है, ये R डैश COOH है। तो ये किससे मिला मुझे बॉन्ड क्लीवेज ऑफ C2 C3 के बॉन्ड क्लीवेज से ये मुझे मिला कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था मेरा अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कीटोन्स के केस में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है बिकॉज कीटोन्स क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। और मैंने एल्डिहाइड के केस में बताया कि एल्डिहाइड के अंदर हम स्ट्रॉन्ग एज वेल एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करके भी उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और अब चलिए अब हम देखते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टोलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो अब ऑक्सीडेशन में मैंने टोलेंस रीजेंट की बात करते हैं। तो टोलेंस रीजेंट होता क्या है सबसे पहले, तो AgNO3 प्लस NH4OH इसको हम कहते हैं टोलेंस रीजेंट। और इसको वैसे बोलो तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टोलेंस रीजेंट। अब एक्चुअली टोलेंस रीजेंट से हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये जो है ना ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारे बहुत यूजफुल होते हैं इन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कि इसमें एल्डिहाइड है या नहीं। तो इसमें होता क्या है कि हम क्या करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं इसको वार्म करके उसमें एल्डिहाइड का एडिशन करते हैं। जब एल्डिहाइड का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कॉरेस्पॉन्डिंग Ag मेटल और सिल्वर मिरर क्या होता है ऑब्जर्व होता है। तो
जब सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होता है कोरस्पोंडिंग एजी मेटल हमें मिलता है तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन किस और ये जो रिएक्शन होती है किसमें होती है? एल्कलाइन मीडियम में। किसमें होती है? एल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम है, देखो OH माइनस, ये किसमें होती है? एल्कलाइन मीडियम। इसमें क्या किया हमने? एल्डिहाइड लिया RCHO, इसकी रिएक्शन AgNH3 का होल ट्वाइस 2+, ये टॉलरेंस रीजन के साथ करवाई एल्कलाइन मीडियम में, हमें क्या मिल जाएगा? कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलेट आयन। कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया और ये Ag मिल गया और H2 और NH3। तो यही से हमारा क्या मेजर होता है? सिल्वर मिरर से क्या उधर होता है हमारा? सिल्वर मिरर। और इसी वजह से हम इसको टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसमें से सबसे पहले हमें टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3+ NH4OH, इसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस रीजन। तो ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड के रिडक्शन में काम आती है कि एल्डिहाइड इसमें है या नहीं है, और इस वजह से इसको टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। अब बात करते हैं हम फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन A, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। तो सबसे पहले बात आती है कि फेलिंग सॉल्यूशन A और ये फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है? तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? पेल ब्लू सॉल्यूशन होता है। पेल ब्लू सॉल्यूशन किसका? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन A। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है? ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है किसका? ऑफ रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट का जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं हम? फेलिंग सॉल्यूशन B। और फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है? पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। CuSO4 एक्वस, इसको हम क्या कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन A। और ये क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ रोचेल सॉल्ट। और रोचेल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। ये क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारट्रेट किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ अगर सोडियम पोटेशियम टारट्रेट का सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं हम? रोचेल सॉल्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है? पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को हम फेलिंग सॉल्यूशन A कहते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है किसका? रोचेल सॉल्ट का। रोचेल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टारट्रेट विद NaOH। तो ये तो थी बात हमारी फेलिंग सॉल्यूशन A की और फेलिंग सॉल्यूशन B की। अब बात आती है फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग रिएजेंट जो होगा हमारा क्या होगा? मिक्सचर होगा। फेलिंग रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो फेलिंग रिएजेंट क्या होगा? मिक्सचर होगा किसका? मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B। मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B। फेलिंग सॉल्यूशन A और B का जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे? फेलिंग
रिएजेंट है। तो अब बात आती है कि ये फेलिक रिएजेंट जो है अब हमारा किस तरीके से एल्डिहाइड के डिटेक्शन में काम आता है। अब जब हमने ये समझ लिया फ्रैक्शन ए और बी है, तो अब हमें देखेंगे कि एल्डिहाइड के डिटेक्शन में कैसे काम आता है। तो होगा क्या कि ये जो सॉल्यूशन है अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिक सॉल्यूशन ए और फेलिक सॉल्यूशन बी। तो ये क्या बन गया हमारा फेलिक रिएजेंट बन गया। तो फेलिक रिएजेंट अगर ये बन गया तो ये इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लू, कॉपर सल्फेट है ना, तो ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर है, डार्क ब्लू। इसका कलर कैसा है, डार्क ब्लू। इसका डार्क ब्लू कलर होगा तो इसके डार्क ब्लू सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद, जब इसमें हम एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो कलर है ये जो Cu2O का जो हमें पीपीटी मिलेगा, Cu2O का जो हमें पीपीटी मिलेगा तो ये कैसा पीपीटी मिलेगा, रेडिश ब्राउन। कैसा पीपीटी मिलेगा, रेडिश ब्राउन। ये जो पीपीटी मिलेगा ये कैसा मिलेगा, रेडिश। और Cu2O को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो हुआ क्या, जब हमने फेरिक सॉल्यूशन ए लिया, फेरिक सॉल्यूशन बी लिया, उन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमें कैसा डार्क ब्लू सॉल्यूशन मिला। और इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन के अंदर जब हम एल्डिहाइड के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमने लिया था वो क्या है, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होगा, तो रेडिश ब्राउन में जब कन्वर्ट होगा इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से। ये हमारा एल्डिहाइड प्लस Cu2 प्लस ये डार्क ब्लू सॉल्यूशन फेरिक सॉल्यूशन ए एंड बी, और ये भी अल्काइल मीडियम में ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन गया प्लस रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड H2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आती है कि ये जो टेस्ट होता है फेलिक टेस्ट, इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को नहीं देते। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स do not give फेलिक टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स do not give फेलिक टेस्ट। ये सब चीजें हमने इस फेलिक सॉल्यूशन के फेलिक टेस्ट में पढ़ी, और ये सब चीजें हमने टॉलरेंस रिएजेंट में पढ़ा। ये टॉलरेंस रिएजेंट था, मैंने मेन सारी चीजें आपको इसमें कवर करवाई, और ये हमारा फेलिक सॉल्यूशन फेलिक टेस्ट था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। हमने दो तो पढ़ लिए, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिक सॉल्यूशन या फेलिक टेस्ट। अब हम थर्ड देखेंगे आयोडोफोर टेस्ट। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। अब देखते हैं हेलोफोम रिएक्शन। आयोडीन होगा तो क्या हो जाएगा, आयोडोफोर। तो अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो क्या कंडीशन है कि कोई हेलोफोम रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलोफोम रिएक्शन की क्या कंडीशन है। तो ये मैंने दो आपके सामने। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके केस में ये अगर ये मेरा अल्फा कार्बन है जिससे अटैच ये बीटा, और इसमें अगर बात करूं तो इससे नेक्स्ट वाला जो ये हमारा अल्फा है। तो कहने का मतलब अल्कोहल के केस में बीटा कार्बन को कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और इसके केस में अल्फा के केस में अल्फा पे 3 हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन में। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब वो हमारा हेलोफोम रिएक्शन देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड OH, तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या देगा,
हमारा आयोडोफॉर्म देगा। अगर मैं लेता हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा इस पे क्या ओरिजिनल हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो फिर ये हाइड्रोफॉर्म नहीं देगा। अगर मैं लिख दिया C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हमारा हाइड्रोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं लिख दिया CH3 CH2 CHO, इसमें कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको लिखता हूं CH3 CH OH COOH, अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें देखो ये OH है, इसके ये बीटा का, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस तरीके से हम कितने भी एग्जांपल इसके साथ देख सकते हैं। तो ये थी हमारी जनरल कंडीशंस। इसमें बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। किसके केस में? कार्बोनिल कंपाउंड के केस में। अब चलिए इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं। ये तो थी हमारी कंडीशन टू शो दी हाइड्रोफॉर्म। अब बात करेंगे हम रिएक्शन। अगर मैं यहां पर ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो इसका आंसर होगा ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करूं, X मेरा क्या है, कोई हाइड्रोजन है, ये क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OON, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3। तो CHX3 मेरा क्या है, अगर ये X Cl है, ऐसे केस में X बराबर Cl Br I कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये यहां पर मैं Cl ले लेता हूं, RCOCl3, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOCl के साथ करता हूं, यहां पर मेरा X क्या है, Cl है, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस CHCl3, और CHCl3 को हम क्या कहते हैं, क्लोरो। ये मेरी रिएक्शन है किसकी, हाइड्रोफॉर्म। इसमें RCOCH3 है हमारा कोई कीटोन, इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराई, RCOONA प्लस CHX3। X हमारा कोई हाइड्रोजन है, उसमें Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और I भी हो सकता है। तो अब एक रिएक्शन इसकी, एक एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन के फॉर्म में अगर कोई आ जाए तो क्या वो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा, उसको हम देखते हैं। अब देखो इसमें अल्फा पे ये C कार्बन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, लेकिन इस तरफ अगर देखें इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हमारा हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOCl के साथ करवा देता हूं तो क्या होगा, ये H C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये CH3, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA प्लस ये CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHCl3। तो ये होगा हमारा सेकेंड एग्जांपल। तो ये थी हमारी रिएक्शन। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोनिल कंपाउंड की और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।